जाति आखिर क्यों नहीं जाती के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के लेख जाति प्रथा का नाश क्यों और कैसे के ऊपर, जिसके तहत हमने जाना कि जाति किस तरीके से हमारे जीवन के हर पहलू में गहरी पकड़ रखती है। वे न केवल सामाजिक परिवर्तन को भयंकर तौर पर बाधित करती है बल्कि राजनीतिक परिवर्तन को भी होने से रोकती है। यहां तक कि यहां वोट भी जो है वो जाति देखकर ही डाले जाते हैं। अपनी बात को आगे समझाते हुए डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि यदि जातिगत हितों और राष्ट्र की आवश्यकताओं के बीच में टकराहट हो जाए तो अमूमन जाति हित जो है वो जीत जाते हैं, और इसे आजकल मिलने वाले EWS कोटा के तहत जनेऊ आरक्षण के साथ रखकर आप देख सकते हैं। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी से पिछड़े जीवंत होंगे। तो इस टॉपिक के तहत यह जानना दिलचस्प है कि वे पिछड़ी जातियों को क्या नसीहत दे रहे हैं। चलिए, इस धारणा पर कि सैद्धांतिक आधिपत्य की लंबी परंपरा ने छोटी जातियों को निश्चल बना दिया है, उनका राजनीतिक आचरण कुछ कम समझ में आता है। यह धारणा बिल्कुल सही है। जो है उनकी विनीत स्वीकृति, परिवर्तन के लिए अनमनापन, अच्छे दिनों में वैसे बुरे दिनों में भी जाति के साथ चिपके रहना, पूजा द्वारा अच्छे जीवन की कामना करना, रस्म रिवाज और सामान्य नम्रता उनमें सदियों से कूट कूट कर भर दी गई है। यह बदला जा सकता है, वास्तव में इसे बदलना चाहिए। तो बहुत बेहतरीन तरीके से वे अपनी बात कह रहे हैं कि परंपराएं जो हजारों साल से बना दी गई हैं, लोगों के दिमाग जो है वो कुंद कर दिए गए हैं, सोच को बहुत सिकुड़ा दिया गया है, वो परंपराएं टूटनी चाहिए। और वैसे भी परंपराएं होती ही तोड़ने के लिए हैं, लेकिन उसके लिए नियति पर विश्वास न करके अपनी नियत में बदलाव लाने की जरूरत है। जाति से विद्रोह में हिंदुस्तान की मुक्ति है, या कह सकते हैं ऐसा अभूतपूर्व और अब तक अनुपलब्ध अवसर आया है जब हिंदुस्तान सचमुच और पूरी तौर पर जीवंत होगा। क्या ऐसा विद्रोह संभव है? विद्वान साधिकार इसे भले ही नकार दें, कर्मशील व्यक्ति इसको मानते चले जाएंगे। आज सफलता की कुछ आशा दिखाई देती है। जीवन पर एक तरफा हमला नहीं है, वे क्रियाशील चीखने चिल्लाने पर समाप्त नहीं हो जाता है। वास्तव में वे उतना ही राजनीतिक भी है जितना कि सामाजिक। जाति पर राजनीतिक हमला करने पर, यानी राष्ट्र का नेतृत्व करने का मौका देश की सभी जातियों के लोगों को देने पर वह क्रांति की जा सकती है, जिससे कि जाति के छोटे समुदायों को भी अब समैक्यता और पुनर्आश्वासन मिलता है, वह पूरे हिंदुस्तानी समाज को मिले। तो यहां पर वे राजनीतिक आरक्षण की भी बात कर रहे हैं कि मौका जो है वो इक्वल मिलना चाहिए। तो रिजर्वेशन जो है वो गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। रतन जी के शब्दों में मैं इसे दोहरा रही हूं कि आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। और वही बात यहां डॉक्टर लोहिया भी कह रहे हैं कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, नेतृत्व का, रिप्रेजेंटेशन का। आगे चलते हैं। विदेशी शासन ने हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि देश के यहाँ के धर्मों ने जो झगड़ा पैदा किया है उसे छोड़ दें। भिड़ाओं और राज करो की नीति पर हुकूमत चलती है। तो मतलब अंग्रेज खामखा ही बदनाम किए जाते हैं। फूट डालो और शासन करो की नीति यहां शुरू से ही विद्यमान रही है। भिड़ाने के तत्व पहले से ही मौजूद हैं, उन पर भी यह बात लागू करनी चाहिए। हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज ने जाति के तत्व को ठीक उसी तरह इस्तेमाल किया जिस तरह धर्म के तत्व को। चूंकि भिड़ंत कराने में जाति की शक्ति धर्म के जितनी बड़ी न थी, इस प्रयत्न में उसे सीमित सफलता मिली। सीमित सफलता क्यों मिली? इसका सीधा सा उदाहरण यही है कि जाति जो है वो हिंदू धर्म की विशिष्टता रही है। बेशक इसकी छूत जो है वो अन्य धर्मों में देखने को हमें मिलती है, लेकिन वो फिर भी उतने कठोरतम रूप में नहीं है जितनी कठोरता से ये हिंदू धर्म में शामिल है जातियां। इसलिए अंग्रेजों ने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये गौरतलब बात है कि जातियों का इस्तेमाल हिंदू धर्म ने अंग्रेजों के खिलाफ ही कर डाला। पश्चिमी हिंदुस्तान में मराठा पार्टी और अनुसूचित जाति संघ
दक्षिण में जस्टिस पार्टी और पूर्वी हिंदुस्तान में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा चालित आदिवासी दल इसी प्रयत्न के फल हैं। देशी राजाओं के गुट और पूर्वी हिंदुस्तान के बड़े जमींदार विदेशी शासन के नेतृत्व में चले और उनके अंतिम दिनों में ऐसे बदनाम हुए कि लगता था लाइलाज हो गए हैं। उन्हें भी इसके साथ शामिल कर लेना चाहिए। तो मतलब शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस एक दास्तान गद्दारी की में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही राजे रजवाड़ों ने खुलकर ब्रिटिश हुकूमत का सहयोग किया था। ऐसा जान पड़ता था जैसे कि मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं ये लोग। अगला टॉपिक है योग्यता और समान अवसर की बातें जातिवादी तर्क हैं। इसी के बारे में वो क्या कह रहे हैं। निहित स्वार्थ का समाजवाद सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक क्रांति की ही बात करता है। इसका मतलब होता है निम्नतम स्तर पर वेतन वृद्धि या बोनस देना और उच्चतम स्तर पर कारखानों इत्यादि में निजी पूंजी को खत्म करना। परिवर्तनशील वर्गों ने यूरोप में भी इस तरह की क्रांति शारीरिक और बौद्धिक क्रम के बीच भेद रखेगी। जातियों में बंधे हिंदुस्तान में यह भेद समाज के स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा। सामाजिक समाज में बौद्धिक श्रम करने वालों की जाति बंधी हुई है। सैनिक जाति समेत ये ऊंची जाति के हैं। तो यहां पर बिल्कुल वही बात डॉक्टर लोहिया कह रहे हैं जो एनालिएशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने रखी थी फैलेसी ऑफ सोशलिस्ट के माध्यम से। ये जो टॉपिक था तीसरा कि समाजवादियों की भ्रांति, उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी यही कहते हैं कि आर्थिक संपन्नता आ जाने से आपकी सामाजिक हैसियत जरूर ऊपर उठ जाती है, लेकिन आपकी जातिगत हैसियत में कोई बदलाव नहीं होता। और इस उदाहरण को हमने समझा था भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद जी के उदाहरण के साथ। आर्थिक रूप से वे बेहद संपन्न हैं, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी काफी ऊपर उठी हुई है, लेकिन जाति तब भी हर चीज में आड़े आ जाती है। चलिए आगे देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। आर्थिक और राजनीतिक क्रांति हो जाने के बावजूद राज्य और कारखानों के मैनेजर उन्हीं में से बनेंगे। कम से कम तुलना में जनता की बहुलांश निरंतर शारीरिक और बौद्धिक हीनता की स्थिति में पड़ा रहेगा, किंतु तब योग्यता और आर्थिक मायने के आधार पर ऊंची जाति की स्थिति को उचित ठहराया जाएगा, जैसे कि अब उसे जन्म और बुद्धि के आधार पर उचित ठहराया जाता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वो मेरिट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि हमेशा बोला जाता है कि हम में तो मेरिट है, हम बुद्धिमान हैं। सवर्ण लोग जो है अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, उनके पास शुरू से अवसर थे, संसाधन थे, हर चीज थी, पूरी व्यवस्था उनके हाथों में थी और उसी के दम पर उनका मेरिट डिसाइड होता है। जो निम्न जातियां पढ़ लिख कर ऊपर आ रही हैं, उनको बराबर की टक्कर दे रही हैं, तब भी वो यही कहते हैं कि आप में कोई मानसिक तौर पर आप विक्षिप्त हैं। उसी चीज को यहां पर डॉक्टर लोहिया भी बता रहे हैं। इसीलिए तो हिंदुस्तान का बौद्धिक वर्ग जो ज्यादातर ऊंची जाति का है, भाषा या जाति या विचार की बुनियादों के बारे में आमूल परिवर्तन करने वाली मानसिक क्रांति की सभी बातों से घबराता है। वे सामान्य तौर पर और सिद्धांत रूप में ही जाति के विरुद्ध बोलता है। वास्तव में वे जाति की सैद्धांतिक निंदा में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलेगा, पर तभी तक जब तक उसे उतना बढ़ चढ़कर योग्यता और समान अवसर की बात करने दी जाए। जन्म से जाति के मामले में वे जो खोता है उसे योग्यता से जाति के द्वारा पा लेता है। मतलब सारी व्यवस्था इनके हाथ में होती है। और यदि कोई गरीब ब्राह्मण भी है, तो यहां पर रतन जी एक कहानी सुनाया करते हैं कि हमेशा सुनने में आता है कि एक गरीब ब्राह्मण था। क्या इतने हजारों सालों में कभी वो गरीब ब्राह्मण संपन्न नहीं हो पाए हैं? आगे डॉक्टर लोहिया भी इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। भाषा, व्याकरण, तौर तरीके, मेलजोल करने की क्षमता, मामूल के कामों में सलाहियत के बारे में उनकी योग्यता निर्विवाद है। इस निर्विवाद योग्यता को बनाने में 5000 साल लगे हैं। कम से कम कुछ दशकों तक नीची जातियों को विशेष अवसर देकर समान अवसर के नए सिद्धांत द्वारा 5000 बरस की इस कारस्तानी को खत्म करना होगा। तो ये मैं अभी आपको बता ही चुकी हूं थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से मेरिट की बात पे कर रहे हैं।
कि कुछ चीजें तो उनको जन्मजात जाति के साथ ही मिल जाती हैं। जिस जाति में आप पैदा होते हैं तो कुछ सुरक्षित अधिकारों के साथ आप इस दुनिया में आते हैं। किसी भी हिसाब से हिंदुस्तान की आबादी में ऊंची जाति वाले 20% से ज्यादा नहीं है, किंतु देश में नेतागिरी के लगभग 80% जगहों पर वे जमे हुए हैं। राष्ट्रीय क्रियाकलाप के 4 मुख्य विभागों में व्यापार, सेना, ऊंची प्रशासनिक नौकरियां और राजनीतिक दल ऊंची जगहों पर आसानी से 80% ऊंची जाति वाले जमे हुए हैं। तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन का जो प्रश्न बार बार आता है, रिजर्वेशन को बहुत हीन दृष्टि से बताया जाता है और जिन लोगों का रिप्रेजेंटेशन, जो ओवर रिप्रेजेंटेशन है, उसके बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन डॉक्टर लोहिया उसी के बारे में यहां बात कर रहे हैं। राजनीतिक दलों की ऊंची जगहों ही हम जब बात करते हैं तो हमारा मतलब विधायकों के सदस्यों से नहीं है, बल्कि उनका चयन करने वाली कार्य समितियों से है। बेशक विधायक जी आपकी अपनी जात के हों, लेकिन वो कंट्रोल कहां से हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जब किसी राष्ट्र के मर्म स्थल के 80% नेतृत्व का उसकी आबादी के 20% में ही चुना जाएगा, जो निश्चय ही क्षय रोग की अवस्था आ जाएगी। उसकी 80% आबादी अकर्मण्यता और अयोग्यता की अवस्था में पड़ जाती है। हमारा देश बीमार है और मौत के मुंह में बैठा है। तो किस तरीके से 20% लोग जो हैं वो मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं, वो हर एक चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं लगातार बोल रही हूं कि सारा खेल जो है वो संसाधनों पर कब्जा बनाए रखने के लिए है, सारी सुविधाओं को अपनी अंटी में कर लेने के लिए है। ऐसे राष्ट्र को तंदुरुस्त बनाने के लिए नेतृत्व का पूर्व नियोजित चयन करना होगा। राष्ट्र की कम से कम आधी या 60% ऊंची नेतागिरी नीची जातियों के बीच से पूर्व नियोजित ढंग से चुननी होगी। इसे कानून के द्वारा पारित करना आवश्यक नहीं है, इसकी उपादेयता समझकर इसे अच्छा करना होगा। राष्ट्र की राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन के द्वारा इसकी शुरुआत की जा सकती है। तो यहां पर वो एक अच्छी बात कह रहे हैं कि कानून द्वारा पारित करवाना इसका जरूरी नहीं है। शायद डॉक्टर लोहिया इस बात को मानते हैं कि इस तरह का कानून कभी पारित ही नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने ये बात कही। सच्चे माने में ऊंची जातियों का ज्यादातर बहुमत तो नीची जातियों के पांत में ही आता है, किंतु वे स्थिति से अनभिज्ञ हैं। यह अनभिज्ञता तो दुनिया में अब तक इस बेमिसाल बनावटी सामाजिक व्यवस्था को कायम रखे हुए है। मतलब अभी बात विधायकों की हुई कि यदि आपके अपनी जाति के भी विधायक होते हैं तो वो अपने जो लोगों के इंटरेस्ट हैं, अपनी कास्ट के इंटरेस्ट को जो है वो गिरवी रख देते हैं अपने निजी इंटरेस्ट के तहत। 5 या 10 लाख लोगों से ज्यादा सचमुच ऊंची जाति के नहीं हैं। ये हैं पैसे वाले या बुद्धि वाले या असरदार लोग। ये बहुत ही खास जातियों के होते हैं, जैसे बंगाली बड्डी, मारवाड़ी बनिए, कश्मीरी ब्राह्मण, जो व्यापार अथवा पेशों के नेताओं को उगलते हैं। नेताओं को बनाने में इन्हीं लोगों का हाथ होता है। सरकार कौन चला रहा है? अडानी अंबानी के साथ मिलकर संघ। सच्ची ऊंची जाति के 10 लाख लोगों की इस सुई की नोक वाली कटार पर 1 करोड़ झूठी ऊंची जातियां टिकी हुई हैं और फिर इन्हीं पर 31 करोड़ छोटी जातियां लदी हुई हैं। इस कटार ने समूचे राष्ट्र के जीवांगों को फाड़ कर छोड़ दिया है। सच्ची और झूठी ऊंची जात अब अगला टॉपिक है। इसके तहत हम जानते हैं कि सच्ची और ऊंची झूठी जाति से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का क्या मतलब है। जाति की यह चक्की निर्दयता से चलती है। अगर वह छोटी जातियों के करोड़ों व्यक्तियों को पीस देती है तो वह ऊंची जाति को भी पीस कर सच्ची ऊंची जाति और झूठी ऊंची जाति अलग अलग कर देती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को सवर्ण साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कोई है। सच्ची ऊंची जाति कोट और कंठ लंगोट या शेरवानी और चूड़ीदार पहनती है। यह है दिल्ली और अन्य राजधानियों के ब्राह्मण और बनिए क्षत्रिय और कायस्थ। गांव और छोटे कस्बों में आने जाने वाले द्विज केवल भ्रांत रूप में इससे संबंधित हैं।
ये झूठी ऊंची जातियां जनता को भूषा, धोती या पायजामा पहनती हैं, लेकिन वे भ्रम को चिपटा लेते हैं कि वास्तविकता को परे कर देते हैं। वे आदमी नहीं रह गए हैं, वे परंपराओं के अकर्मण्य छाया बन गए हैं। दरअसल तो इस चलायमान संसार में जहां ख्रुश्चेव लोग और आइजनहोवर लोग कुछ सक्रिय राष्ट्रों की शक्ति पर इठलाते हैं, उनके बीच ये सच्ची ऊंची जातियां भी परंपरा के निष्प्रयोजन छाया है। श्री नेहरू और हिंदुस्तान के राजनीतिक लोग अपने ही देशवासियों को बड़े लगते होंगे। विश्व इतिहास में तो केवल कमजोर राष्ट्रों के उछलकूद करने वाले बौने ही हैं। तो यहां पर नेहरू जी का जिक्र इसीलिए किया है डॉक्टर लोहिया ने, क्योंकि नेहरू उनके कंटेम्परेरी थे। यदि आज डॉक्टर लोहिया जीवित होते तो जरूर मौजूदा सरकार के जो अगुआ हैं ये शब्द उनके लिए बोले होते उन्होंने। जाति कितनी अपरिमेय है और उसकी चक्की कितनी निर्दयता से पीसती है, ये बनिया जाति के अंदर सिर्फ वास्तविक बल्कि नामकरण से भी जो भेदभाव है उससे स्पष्ट होता है। पुराने जमाने का अच्छा खाता पीता थोक व्यापारी वैश्य बन गया। ठीक ठीक ये कैसे हुआ कहना मुश्किल है। यह हो सकता है कि थोक व्यापारी या अच्छा खाता पीता वैश्य बना रहे जबकि बाकी बनिए बन गए। बनिया जाति की बहुत बड़ी संख्या तेली, जायसवाल, पंसारी इत्यादि के साथ पोंगापंथी लोग शूद्र जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये तो हमने पिछले लेख भदंत जी वाले लेख में भी इस चीज की चर्चा करी थी। भदंत जी भी इसी बात को कहते हैं कि इन लोगों के हाथ का छुआ पानी भी लोग नहीं पीना चाहते हैं। ये लोग बेशक अपने आप को कितना भी अगड़ी जाति में और ऊंची जाति में रखने की कोशिश कर लें, वे पुराने जमाने के चिल्लर व्यापारी हैं और आज भी ज्यादातर वही हैं। पुराने थोक व्यापारी हैं द्विज और पुराना चिल्लर व्यापारी है शूद्र। आज तक हमेशा भारतीय इतिहास में थोक व्यापारी और पुजारी की साठ गांठ रही है। तो इसे आप अब समझ सकते हैं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जिसे हम आजकल की चालू भाषा में कहते हैं ना, ब्राह्मण बनिया गठजोड़, और उसी की बदौलत आज सरकार चल रही है। उनकी राजनीति आर्थिक तथा सामाजिक मिलीभगत, जिसकी मराठी राजनीति ने इतना सचित्र वर्णन किया है कि उसे सेठ जी भट्ट जी का जोड़ा नाम दिया। इन्हें द्विज और आधुनिक हिंदू समाज की उत्कृष्ट उच्च जाति बना दिया और ये खुली धोखेबाजी चल रही है, जिससे पैसे और प्रतिष्ठा के जमाव के रूप में अतिरिक्त जाति और किसी रूप में नहीं प्रकट होती। अगला टॉपिक है कुछ ही तबकों की उन्नति से जाति प्रथा में केवल सीमित फेरबदल, कि बहुत कम हिस्सा है निचली जातियों का जो अभी रिप्रेजेंटेशन के नाम पर ऊपर उठ सका है। उत्तर हिंदुस्तान के अहीरों और चमारों ने भी शायद पर्याप्त जागरूक न रहते हुए रेड्डियों और मराठों जैसा ही प्रयत्न किया है। उन्हें असफल होना ही था, पहले तो इसलिए कि उत्तर में द्विज बहुत बड़ी संख्या में हैं और दूसरे इसलिए कि उत्तर की नीची जातियों के बीच संख्या में वे उतने शक्तिशाली नहीं हैं। तो निचली जातियों में भी उन्होंने खासकर अहीरों और चमारों का जिक्र किया है डॉक्टर लोहिया ने, कि वे कुछ हद तक अपने रिप्रेजेंटेशन में सफल हुए, लेकिन फिर जल्दी ही उनकी सफलता मटियामेट हो गई। उसके ऊपर वह चर्चा कर रहे हैं आगे। इसके बावजूद कुछ दबकर प्रयत्न हो ही रहा है। कई मायने में जनतंत्र है संख्या का ही शासन। ऐसे देश में जहां समुदाय का संसर्ग जन्म और पुरानी परंपरा के आधार पर होता है, सबसे ज्यादा संख्या वाले समुदाय राजनीतिक और आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। संसद और विधायिकाओं के लिए उन्हीं के बीच से उम्मीदवारों का चयन करने के लिए राजनीतिक दल उनके पीछे भागते फिरते हैं और व्यापार और नौकरियों में अपने हिस्से के लिए ये ही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। इसके परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं। सैकड़ों नीची जातियां जो संख्या में प्रत्येक कमजोर हैं, पर सब मिलाकर आबादी का बहुत बड़ा तबका है, निश्चल हो जाती हैं। जाति पर हमले का मतलब होना चाहिए सबकी उन्नति, न कि सिर्फ किसी एक तबके की उन्नति। एक ही तबके की उन्नति से जाति प्रथा के अंदर कुछ रिश्ते परिवर्तित होते हैं, किंतु जातियों के आधार पर कोई बदलाव नहीं आता।
अभी जो रिप्रेजेंटेशन भी मिल रहा है वो ज्यादातर किन पिछड़ी और निचली जातियों का है, उसके ऊपर वे चर्चा कर रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि सभी समुदायों से लोग जो हैं रिप्रेजेंटेशन अपना कर सकें। एक और मायने में भी किसी एक तबके की उन्नति घातक होती है। नीची जातियों में जो लोग ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं वे मौजूदा ऊंची जातियों में घुल मिल जाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में वे लाजमी तौर पर ऊंची जातियों के दुर्गुण सीख लेते हैं। तो ये तो हमने जब भी दलित लिटरेचर पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, जितनी भी आत्मकथाएं पढ़ी हैं, उसमें इन सब बातों का हमने जिक्र किया है कि किस तरीके से जो छोटी जातियों के लोग हैं जब पढ़ लिख जाते हैं तो वो अपने आप को अपने ही समाज से अलग कर लेते हैं और उनकी पूरी कोशिश रहती है कि किसी तरीके से जात छुपाकर जो है वो ऊंची जातियों में शामिल हो जाएं। ऊंची जगह पर पहुंचने के बाद सभी जानते हैं कि नीची जाति के लोग कैसे अपनी औरतों को पर्दे में कर देते हैं, जो कि ऊंची उच्च जाति में नहीं होता बल्कि बिचली उच्च जातियों में ही होता है। इसके अलावा ऊंची उठने वाली नीची जातियां द्विज की तरह जनेऊ पहनने लगती हैं, जिससे वे अब तक वंचित रखे गए लेकिन जिसे अब सच्ची ऊंची जाति वाले उतारने लगे हैं। तो यहां पर मैं ये सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि शरीर पर पड़े जनेऊ को उतारने से क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं, जब तक के दिमाग में लटका हुआ जनेऊ ना उतार कर फेंका जाए। पर इससे भेदभाव जारी रखने का एक और नतीजा निकला। इसके अलावा इस तरह की उन्नति से नीची जातियों के बीच कोई गर्मी नहीं आती। जो उन्नत हो जाते हैं वे अपने ही समुदाय से अलग हो जाते हैं। अपने ही मूल नीचे समुदायों को गरमाने की बजाय वे जिन जगहों पर पहुंचते हैं वहां ही ऊंची जातियों का अंग बन जाने की कोशिश करते हैं। इस अत्यंत अनुभागीय और सतही उन्नति की प्रक्रिया से एक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा होती है। इस उन्नति को अच्छे गुण सीखने या योग्य बनाने का टेक नहीं रहता बल्कि जाति की जलन भड़काने और लड़ाने भिड़ाने का टेक मिलता है। तो बहुत अच्छी तरीके से कह रहे हैं, जो 5000 सालों से जो मेरिट डिसाइड की गई है वो किस तरह बनी है। ये लोग अपनी ही जाति का भला लगातार कर रहे हैं हजारों सालों से, और हमारी जाति के कुछ लोग जो साधन संपन्न हो जाते हैं वो अपने ही समाज से कट जाते हैं, जबकि उन्हें अपने समाज का भला करना चाहिए, जिसे हम पे बैक टू सोसाइटी कहते हैं। ऐसा कितने लोग सोचते हैं पे बैक टू सोसाइटी के लिए? यही बात यहां पर डॉक्टर लोहिया भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस लेख के जरिए। यहां पर ये लेख, इसका ये अंश समाप्त होता है इस लेख का। अगले अंश में इसको हम जारी रखेंगे, लेकिन ये लेख आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।